तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टी हो गया, जो मैट्रिक्स के टाइप हो गया और उससे रिलेटेड जितने कंसेप्ट है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आपको CBT 2 में जिनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछेगा उनको ये मैट्रिक्स से रिलेटेड भी पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो एक दो क्वेश्चन क्या होता है कि आपको मेरिट तय कर सकता है। यहाँ जो CBT 2 का जो मेरिट बनेगा 0.4 डिजिट तक बनता है। तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। तो उसके लिए बस एक बार आप वीडियो देख लीजिए, ये आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बाकी हमने पीछे वीडियो में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट हो गया और एलजेब्रा से रिलेटेड वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स एक तरह से क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इसमें क्या होता है, एक रो होता है, कॉलम होता है। जैसे यहाँ 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अगर लिख दिए हैं। ठीक है, हो गया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो अगर इसमें हम बात करते हैं रो और कॉलम को, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो। रो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वो रो होता है। ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया, ये R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया। उस कॉलम के बात करते हैं, हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता है हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है। अगर यही बात करते हैं हम इसमें जो रो कॉलम को कैसे लिखते हैं, तो रो कॉलम को इसमें एक्सप्रेस करने के लिए, चूँकि यहाँ कितना रो है, 2 रो है, तो यहाँ 2 लिखेंगे इंटू 1, 2, 3 तीनों कॉलम तो 2 क्रॉस 3 लिखेंगे। तो इसी को हम लोग n इंटू n लिखते हैं। तो यहाँ रो हो गया, हमारा कॉलम हो गया, तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। और ये हमारा नीचे ऐसे वाला कॉलम हो गया। और रो कॉलम को हम लोग लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं, तो रो 2 है तो 2 लिख दिए, इंटू में कॉलम, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिसमें जब सिर्फ एक ही रो हो, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या है, एक ही रो है, एक रो है, 3 गो कॉलम है, तो इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स को। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक वो कॉलम हो गया और 3 गो रो हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3x1 लिखेंगे। उसी तरह हम बात करते हैं जीरो नल मैट्रिक्स का। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, या इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो, हर जगह जीरो हो, इसलिए इसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है जब रो और कॉलम बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं इसमें कितना रो हो गया, तो यहाँ 2 गो रो हो गया हमारा R2, उस तरह यहाँ 2 गो हमारा कॉलम हो गया C1 और C2, तो 2 रो 2 कॉलम हो गया, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसी तरह अगर नीचे 3 वाला हम बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 3 गो रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया, तो इसको लिखते हैं 3x3। तो ये भी हमारा एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डायगोनल मैट्रिक्स का होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो होता है, तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इस डायगोनल में हमारा वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 2, 5, 7 दिया हुआ है, बाकी जो हर जगह जो वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जो जिसमें डायगोनल में ही नंबर दिखते हैं, बाकी हर जगह क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। तो स्केलर मैट्रिक्स का होता है कि जब डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट बराबर हो, जैसे यहाँ देख सकते हैं इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, जब ऐसा होता है तो इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या है, 3, 3, 3 दोनों तीनों सेम है। तो जब डायगोनल में जो नंबर होते हैं दिए रहते हैं और ये तीनों नंबर समान हो जाए, तो उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स है। बस ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर जब बराबर हो जाते हैं तब वो हमारा बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं सब एक होते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें अगर एलिमेंट डायगोनल में सभी एक एक हो गया तो इसको एक अलग नाम दिया गया है, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब इन्वर्स निकालेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोज करने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में बना देते हैं, अगर बदल देते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ रो में 1, 2 है तो इसको कॉलम में बना देंगे, तो यहाँ 1, 2 यहाँ कॉलम में हो गया, उससे 3, 4 रो में है तो इसको कॉलम में बना दिया, तो इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में बना देना, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। अगर यहाँ जैसे देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 है, तो डायगोनल एलिमेंट कौन हो गया, 1 और 4 हो गया। तो इसीलिए हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का हो गया 1 + 4 = 5। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का होता है कि हम जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसको सम करते हैं। जैसे मान लें कि 3 गो वाला रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1, 5 और 9 को जोड़ कर देते तो ये हमको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। तो 9, 5, 14, 1, 15 हमारा क्या हो जाता है, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। तो यही होता है दोस्तों कि कोई बड़ी चीज़ नहीं होता, बस अगर आप मान लें कि कंसेप्ट पता है ना,
तो आप आसानी से आप निकाल सकते हैं वैल्यू को। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दे दिया, उसको वैल्यू दे दिया कि इतना वैल्यू है, 10 वैल्यू है, और यहाँ पर क्या करता कि यहाँ पर वैल्यू x लिख देता और यहाँ 5 6 लिख देता, बोलता कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू 10 है, 9 6 15 बने कि मान लीजिए कि 20 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, 9 5 14 हो गया, तो इसकी वैल्यू 6 हो जाता है। तो उसी तरह हमारा क्या होता है कि जब कंसेप्ट पता रहता है ना, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो बस इसलिए हम कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है ना आपके पास टाइम है। तो इसीलिए बस काम होने से मतलब है, बस कंसेप्ट हम पूरा डिस्कस कर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा फाइनली इसका जो था वो है, तो आप देख ही चुके हैं। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तो बता दिए कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर का। जैसे यहाँ पर दो कॉलम है, इसको 2 करो, 2 मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, तो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, बस जैसे है वैसे जोड़ना है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जोड़ना है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ ए बराबर दिया हुआ इतना, बी बराबर इतना दिया हुआ है, ए बी को ऐड करना है। तो जो जहाँ का है वहीं को जोड़ेंगे। जैसे ये हमारा 1 है, तो 1 के पोजीशन में यहाँ 5 है, तो 1 के साथ 5 जुड़ा हुआ है। 2 के पोजीशन में 6 है, तो 2 के साथ 6 जुड़ा है। 3 के पोजीशन में 7 है, तो 3 के साथ जुड़ा है। तो इस तरह हमारा ए बी का रिजल्ट क्या होगा, इतना हो गया। उसी तरह अगर एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं दोस्तों, कि मैट्रिक्स से कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ ए और बी दिया हुआ है, वैल्यू करेंगे तो 1 के जगह 5 है, तो 1 - 5 करेंगे, और 2 - 6 करेंगे, तो दोनों को घटाएंगे तो इतना फाइनल आ जाएगा। अगर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर का, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो स्केलर का मतलब क्या है, एक तरह से नॉर्मल नंबर होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर की अगर बात करेंगे, तो जैसे मान लें कि कोई मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, ये बराबर इतना, इसमें कोई कांस्टेंट संख्या 3 से गुना करना है। जब 3 से 3 ये करेंगे, तो सारे जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं सब में गुना होगा। तो 3 × 1 3 × 2, तो सबके गुना करेंगे तो 3 और हमारा ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो स्केलर का हो गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में गुना करना है। तो सबसे इसका ज़रूरी रूल क्या है, तो सबसे ज़रूरी रूल है कि अगर ये मैट्रिक्स है जिसका m × n उसका ऑर्डर है, इसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, m × n है, ठीक है। m क्या हो गया, रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका जो हमारा ऑर्डर क्या है, n × l है, तो इसका क्या होगा, n × l है। तो दोनों में अगर गुना करना है दो मैट्रिसेस में, तो सबसे ज़रूरी बात है कि डायगोनली उसका बराबर होना चाहिए। मतलब पहले का जो हमारा कॉलम हो गया, दूसरे का जो रो है बराबर होना चाहिए, तभी हमारा गुना होगा। तो पहले मैट्रिक्स के हमारा क्या हो गया, कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स के रो, दोनों का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दिस इज द VVI पॉइंट। ये कंसेप्ट काम भी आ जाता है प्रॉब्लम बनाने में, ठीक है। तो आसान एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और इसके साथ गुना करना है। तो हमारा ये जो रूल है दोस्तों, हम 12th में पढ़े थे कि एक पारा को सभी खरा से गुना करो, मतलब एक पारा मतलब एक रो से सभी कॉलम में गुना करो। जैसे यहाँ ए बी हमको ज्ञात करना है, ए × बी ज्ञात करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, एक पारा लेंगे, मतलब 1 2 पारा है, 5 7 खरा है, तो 1 गुने क्या करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है, प्लस फिर 1 पारा, और फिर 2 गुने कितना हो गया, 7 हो गया। ये हमारा पहला बन गया, ठीक। फिर हमारा दूसरा क्या हो गया, एक पारा में सभी खरा से गुना करेंगे, तो 1 पारा 1 2 लिए और सभी खरा आता है, 5 से 7 से हो गया। अब उसी पारा में 1 के 2 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। एक ही हमारा 1 गुने क्या करेंगे, हम 6 करेंगे, प्लस फिर क्या करेंगे, 2 गुने 8 करेंगे। तो 1 पारा में 2 खरा से गुना हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा अब नीचे फिर चलेंगे इसी में, तो इसी में हमारा क्या होगा, 1 पारा में दूसरा पारा को 3 4 है, तो फिर 3 4 में सभी खरा से गुना करेंगे, 5 7 में पहले करेंगे, तो 3 गुने 5 प्लस 4 गुने 7, ठीक। ये हमारा 1 बन गया। फिर इसके सामने वाला कौन हो गया, तो इसके सामने वाला यहाँ हटेगा नहीं, इसलिए हम नीचे गुना कर रहे हैं। तो दूसरा पारा कौन है, 3 4, तो 3 गुने अब कहाँ हो जाएगा, खरा 6 7, 3 गुने 6 प्लस और 4 गुने 8, ये हमारा हो गया कुल मिला के। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कितना, 7 × 14 5 कितना, 19 आ गया। तो पहला में 19 आ गया, ये हो गया 8 दूनी 16 और 6 22, ये हो गया 22 हो गया। फिर हमारा क्या आ गया, वो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौका 28 और 5 15, ठीक है। 28 से 15 क्या हो गया, 43, 28 15 43 हो गया। और 8 चौको 32 और 6 18, तो 8 चौको 32 और 6 18, तो हो जाएगा 50, ठीक। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 19 22 43 50। तो इस तरह हम लोग गुना करते हैं, एक पारा लेते हैं, सभी खरा में गुना करते हैं। इसका कंसेप्ट है, एक पारा मतलब एक रो लो और सभी कॉलम में गुना करो। तो 1 2 लिए, जैसे 1 2 लिए यहाँ से, और सभी खरा में 5 7 6 8 में गुना कीजिए। तो 1 2 लिए तो 1 में 5, फिर 2 में 7 से गुना कीजिए। उसी तरह हमारा एक पारा में सभी खरा से करना है, तो फिर एक के पारा 1 से गुना किया 6 में, और फिर 2 से गुना किया 8 में। ये एक पारा का काम खत्म हो गया। अब दूसरा पारा मतलब दूसरा रो कौन है, 3 4, तो 3 से गुना किए 5 में, और 4 से गुना किए 7 में। उसी तरह तो हमारा दूसरा हमारा खरा गुना के 6 8, तो सेम पारा से मतलब 3 4 से गुना करेंगे, 3 गुने 6 4 गुने 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा
नया मैट्रिक्स मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स से। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है कि एक कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में देने वाली बात है। एक बार कंसेप्ट देख लेंगे तो आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि इन्वर्स मतलब क्या होता है? उल्टा करना। जैसे 5 को उल्टा जैसे करते हैं तो यहाँ क्या होता है, 1/5, और दोनों को जब गुना करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 1। तो उसी तरह अगर मान लें कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसको इन्वर्स A-1 हो गया, दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो गया? A इंटू ए इन्वर्स। ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया कि इन्वर्स मैट्रिक्स को उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो क्या होता है? वो हमारा 1 आता है। तो सेम उसी तरह अगर मान लें कि दो ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक उसको इन्वर्स करना है तो ईजी है, कोई अथी नहीं है। क्या करते हैं कि इसको वैल्यू ज्ञात करते हैं। कोई भी चीज़ को वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर गुना करके घटाते हैं। तो जैसे यहाँ से इसका वैल्यू ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा? ए डी इंटू माइनस में बी सी, इसका कोई वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लें कि हमारा 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ठीक। इसकी वैल्यू ज्ञात करना तो 6 दूनी 12 हो गया, माइनस 4 दिए 12, इसकी वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया, इसकी वैल्यू हो गया। तो अगर मान लीजिए किसी को इन्वर्स निकालना है जो 2 ऑर्डर का है, तो ये इन्वर्स का हो जाएगा तो 1/ए डी माइनस बी सी, मैंने उसका वैल्यू ए डी माइनस बी सी, और इंटू में इसका ट्रांसपोज करते हैं। मतलब ट्रांसपोज एक तरह से उसको रो को कॉलम में अरेंज करते हैं माइनस के साथ चिन्ह लगा कर। तो यहाँ क्या करेंगे? जैसे ए डी को एक्सचेंज करेंगे, बाकी सेम रहेगा। तो क्या हो गया? ए है तो ए के साथ चेंज किया डी का, तो डी यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया। बाकी हमने चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चिन्ह प्रभाती क्या होता है कि सब कोई हमारा मैट्रिक्स में चलते थे, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये हमारा होता है कि अगर दो ऑर्डर का निकालना है तो कुछ नहीं, डायगोनली को इंटर चेंज करना है और माइनस का प्रयोग करके इसका वैल्यू निकाल के डिवाइड कर देना है। तो पूरे मैट्रिक्स को करके डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा निकल जाता है हमारा कि उसका इन्वर्स निकल गया। जैसे एग्जांपल अगर मान ले लेते हैं इन्वर्स निकालने का। जैसे कोई हमारा दिया हुआ है 3, 4 और 5, 6 दिया हुआ है, इसको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा 36 18 माइनस 5 चौके 20 कितना हो गया? -2, इसकी वैल्यू आ गया, ठीक है, -2 आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे एक तरह से कोफैक्टर निकलता है, ज्वाइंट निकलता है इसका, आगे करेंगे डिस्कस। तो इसको हम एक इंटरचेंज करेंगे तो 6 यहाँ आ गया और हमारा 4 भी रहेगा ही और 5 ही रहेगा ही, और ये 6 की जगह 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा और जब माइनस ये हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे -2, बस इसका ये हमारा इन्वर्स निकल गया। ये अगर हम तीन ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत का ये भी ईजी है, यहाँ पर प्रोसेस से चलना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑर्डर का जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया, इसका हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमको ये पता क्या होता है कि हमको जो भी सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर आता है, उसको एडजॉइंट निकालते हैं। दूसरा पहला प्रोसेस क्या है? कोफैक्टर निकालने का। उससे भी पहला है कि वैल्यू निकालने का। पहला वो जो प्रोसेस है कि अब इसको डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट मतलब कि इसका वैल्यू निकालो, क्योंकि वैल्यू जो निकलेगा उसी से डिवाइड करते हैं। पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस कोफैक्टर निकालना है। यहाँ देख सकते दूसरा कोफैक्टर निकालना कैसे निकलेगा बताएंगे। तीसरा प्रोसेस क्या है? ज्वाइंट निकालना। तीसरा ज्वाइंट निकालना। और चौथा प्रोसेस हमारा ये फार्मूला लगा देते हैं। चौथा प्रोसेस हमारा फार्मूला है कि जो ज्वाइंट निकलता है उसको जो हमारा डिटरमिनेंट का जो मैट्रिक्स का जो वैल्यू आया है उसे डिवाइड करते हैं। हमारा लास्ट फार्मूला इन्वर्स का। तो कोफैक्टर निकालने के लिए फार्मूला हम बताते हैं कि कैसे निकलता है कोफैक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कोफैक्टर निकालना है इसको। तो क्या करेंगे कोफैक्टर निकालने के लिए? तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कोफैक्टर हर एलिमेंट को निकालता है। जैसे ये क्या हो गया? इस एलिमेंट को एक को कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे A11 लिखेंगे। फिर 2 को कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे A12 लिखेंगे। 3 को लिखेंगे A13। उसी तरह हम 0 को कैसे लिखेंगे? तो A21 लिखेंगे। फिर A22 लिखेंगे, A23 लिखेंगे। इसी तरह A31 लिखेंगे, A32 लिखेंगे, A33 लिखेंगे। इस तरह इसको लिखते हैं और बारी बारी से सभी एलिमेंट के हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? ये सबसे पहले 1 को निकालना है। तो 1 को निकालना है तो 1 के सामने कट गया और नीचे भी कट गया, आमने सामने जो बचा कौन बचा? तो 1 को फैक्टर निकालना है तो हमको बच गया 1 का 4 और 6 वो 0 बच गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 - 6 चौके 24। तो ये हमारा -24 का आ गया। A11 आ गया, A11 हमारा -24 हो गया। उसी तरह A22 निकालेंगे। जब इसको A22 निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि A22 निकालने के लिए हमारा 2 के सामने वाला कट गया, 2 के नीचे वाला कट गया। तो बचा कौन? तो बचा 0 गुने 0 - 5 गुने 4। तो बच गया कितना? तो ये हमारा -5 चौके 20 हो गया, ठीक है। एगो 24 है वो, यहाँ एगो क्या हो गया? -24 और एगो -20। अगर A12 निकालते हैं तो A12 यहाँ निकालेंगे तो इसको मिटा रही है और 12 तो 12 मतलब सॉरी ये हमारा
A11 हो गया, A12 हो गया और A13 हो गया, A13 हो गया, ठीक है, क्योंकि तीसरा का निकालना है। तो A13 तो 3 के सामने पूरा कट गया, इसके नीचे पूरा कट गया, बच गया कितना 0 1 5 6, तो 0 गुने 6 तो 0 हो गया, -5 गुने 1 5 हो जाएगा, हो गया -5, ठीक है। तो एक उसी तरह हम सबको निकालेंगे, उसी तरह सबको निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे। ये सब जो निकल रहा है वो कोफैक्टर निकल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारा कितना आया था, -24 आया था, फिर -20 आया, यहाँ देखिए -24 -20 -5 आया, यहाँ क्या हो गया -5 हो गया। तो उसी तरह हमारा जो ये क्या है कि सबका निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको निकाल जाएगा कोफैक्टर निकालेगा इतना माइनस जो सारे एलिमेंट को कोफैक्टर कितना आ गया -24 और 20 -5 है। और इसमें क्या होता है कि कोफैक्टर में आपको ध्यान रखने वाली बात होता है माइनस का चिन्ह का। ये चूँकि हम लोग माइनस ही यूज़ किए हैं, ये हमारा देख सकते हैं कि ओनली हम लोग वैल्यू निकाले हैं। कोफैक्टर जो पूरी तरह से कोफैक्टर होता है साइन के साथ होता है, जो ओरिजिनल कोफैक्टर का जो फार्मूला होता है दोस्तों, कि हमारा इसका स्थान से रिलेटेड होता है कि वो कौन सा स्थान में पड़ रहा है। मतलब जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इसको इरेज करते हैं। जो वैल्यू निकालने के लिए तो आप सीख गए, इसमें जो साइन का बात है खाली प्लस माइनस प्लस, या माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये होता है बस साइन निकालते हैं। और कोफैक्टर निकल गया है तो उसको लिख दीजिए, जैसे -24 -20 और -5 आया था, ठीक। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारा जो साइन प्रॉपर्टी होता है उसमें यहाँ पर बीच में माइनस आता है, तो -20 पहले से भी था, एक और माइनस अभी से भी आ गया है, तो उसके जो कोफैक्टर निकालेंगे तो पहले माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +20 हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पर चूँकि -18 आया था, तो चूँकि माइनस यहाँ पर दिया हुआ इसीलिए +18 हो गया, बाकी यहाँ पर सेम है तो सेम हो गया। तो इस तरह कोफैक्टर निकालने के लिए आपको बारी बारी से हर एलिमेंट को कोफैक्टर निकालते हैं और साथ में ये वाला साइन को फॉलो करके उसके साइन को बदलते हैं। तो जब हमारा कोफैक्टर ये आ गया तो इसको ज्वाइन निकालेंगे। तो ज्वाइन निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि -24 20 5 है, तो यहाँ चूँकि रो में है तो यहाँ क्या करेंगे, इसको कॉलम में करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं -24 20 5 को यहाँ कॉलम में कर दिया। उसी तरह 18 -15 4 था रो में, तो यहाँ कॉलम में हो गया। इस तरह 5 -4 1 था, तो यहाँ पर रो में था, तो यहाँ कॉलम में हो गया। तो ये हमारा एक ज्वाइन निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। जो वैल्यू निकला उसको कोफैक्टर विद साइन के साथ करते तो कोफैक्टर निकलता है। जब उसको रो को कॉलम कॉलम को रो में करते हैं तो एक ज्वाइन निकलता है। अब उसके मैग्नीट्यूड कितना आया था, यहाँ देख सकते हैं कि शुरू में हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले थे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको 3/3 का अगर पता नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट जैसा ही निकलता है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटरमिनेंट निकाला गया है इसका, तो ये कितना आया है, इसका जो सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पर इसको निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट कितना है, 1 आया है। डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू कितना 1 आया है, तो इसको क्या किया, जितना भी था उसको 1 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, सेम ही आया है, कोई दिक्कत है नहीं। तो जनरली जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए आसान है। उसी तरह जिस तरह को फैक्टर निकालें उसी तरह इसका क्या होता है कि वैल्यू निकलता है। तो वैल्यू निकालने के लिए एक बार बता देते हैं, बाकी सब तो क्लियर ही है। क्योंकि जब 2 + 2 को रहता है तो ईजी रहता है निकालना, तीसरा तीसरी गुना करके बता देते हैं। लेकिन जब 3 गुना रहता है तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे यहाँ निकाला गया है, जैसे यहाँ देखिए सेम निकाला गया है डिटरमिनेंट निकालने के लिए, मतलब उसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी हम लोग चिन्ह को फॉलो करते हैं, चिन्ह जो बताए थे प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, यही चिन्ह फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या कि 1 को लिए, तो 1 को लिए, इसी तरह से जैसे 1 रो में या 1 कॉलम में वैल्यू निकाला जाता है। तो सबसे पहले 1 को लिए, तो 1 को लिए तो कौन बच गया, तो 1 के सामने कर गया, नीचे कर गया, तो बच गया 1 4, यहाँ पर 6 0, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पर मान लिया कि हम लोग दूसरा में चलते हैं, सेकंड में 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे 2 को माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगा दो पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि चिन्ह प्रपाती में हमारा यहाँ माइनस होता है। तो -2 हो गया, तो 2 के सामने कट गया, ये 2 नीचे कट गया, तो बच गया कितना 0 5, यहाँ पर 4 0 बच गया। तो इसको करेंगे उसी तरह यहाँ पर जब हम तीसरा में चलेंगे 3 को लेंगे, तो 3 के सामने कट गया, यहाँ पर देख सकते हैं 3 के सामने कटा, 3 के नीचे कट गया। तो हम यहाँ चूँकि प्लस है तो यहाँ +3 और यहाँ 0 1 5 और 1 6 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 इंटू कितना हो गया, 1 से 0 गुना तो 0, तो -6 को 24, ठीक है। फिर यहाँ माइनस हो गया, हमारा कितना हो गया 2 इंटू 5, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 5 को 20, तो 0 - 5 को 20, और फिर प्लस हो गया 3 इंटू 0 14 0 0, अब यहाँ 0 हो गया, माइनस में हो जाएगा 5 गुना 1 तो हो गया -5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया सबसे पहले 1 इंटू -24, तो ये हमारा -24 चला जाएगा। फिर हमारा क्या हो गया, ये हमारा माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, तो 20 दूनी 40 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा -5 है तो -15 हो गया, ठीक। तो कितना हो गया कुल मिला के, तो ये माइनस हो गया 39 और प्लस 40, तो
तो कुल मिला के हमारा वैल्यू कितना, कि फॉलो से 1 आ गया। तो ये हमारा इस तरह डिटरमिनेंट वैल्यू निकलता है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।